बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ की महफिल के बारे में बोलना चाहूँगा। पहले तो राइटर्स वॉइस सोसाइटी ने जिस तरीके का ये मंच तैयार किया हम जैसे लोगों के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ कि मेरे से कम उम्र के लड़कों ने ये काम करके दिखाया है तो मुझे बड़ी गुस्सा भी आ रहा है अपने आप पर कि मैंने इतनी उम्र निकाल ली, अपनी 30 साल की उम्र कर ली, नौकरी में भागता रहा, इधर से उधर इंटरव्यू देता रहा, क्या कभी किसी मोबाइल के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा नहीं पाया, और आज आप लोगों के कहने पे मैं यहाँ तक चला आया कि अपने एक छोटी सी लिखी हुई बात को आप लोगों के सामने पेश कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए आपने जो इंस्पिरेशन आज मुझे दी है, आई कंटिन्यू दिस जॉब नॉट एज अ हॉबी बट एज अ हैबिट। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम आदित्य जैन, और सभी बड़ों को यहाँ पे मैं प्रणाम करता हूँ, सभी छोटों को आशीर्वाद और अपनी बीवी को खूब सारा प्यार। दरअसल पिछले साल ही मैं शादीशुदा हुआ हूँ, और जब मेरे दोस्त ने यहाँ पे आके कविता सुनाई, एक बात सुनाई कि कैसे कुछ लोग अभी भी इंतजार में बैठे हैं, वो जब लाइन याद नहीं आ रही लेकिन मेरे को लग रहा था शायद वो मेरे लिए बोलना चाह रहे थे कि कैसे कुछ लोग अपना इंतजार कर रहे हैं अभी भी अपने नंबर के आने का। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरा नंबर आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ शायरी करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ सिर्फ अपनी कहानी सुनाने के लिए आया हूं। कहानी दरअसल ये ऐसी है जो आमतौर पे हम नौकरी पेशा लड़कों के साथ होती है या लड़कियों के साथ में होती है कि जब भी आपके घर में आपकी नौकरी लग जाती है तो माँ बाप का एक प्रेशर आता है, और प्रेशर किस चीज का होता है? शादी कर लो यार, तुमसे हम छुटकारा तो पाए, तुम्हें पैदा किस लिए किया है, पढ़ा दिया बढ़ा दिया सब कुछ करा दिया, अब तो शादी करो। और हम लोग का क्या बहाना होता है? कंपैटिबिलिटी। यार मम्मी मेरी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से एक लड़की मिल जाए ना, मैं शादी पट से कर लूंगा। अब मजे की बात यह है साहब कि हमने इतनी जगहों पे अपना रिज्यूमे डाला है मोहब्बत के नाम पे, सब जगह रिज्यूमे फाड़ा गया है। मतलब ये हकीकत है यार। देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्टड हूं, मेरे साथ बहुत सारी लड़की, ऐसा नहीं रिकॉर्ड है ना, मतलब ऐसा हुआ कि मतलब आपके साथ हुआ हो, मतलब कोई अच्छे अच्छे मेरे दोस्त हैं यहाँ पे जिनके साथ हुआ होगा, शायद उनके साथ अच्छी लड़कियां रही होंगी, गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, बट मेरे साथ ऐसा नसीब नहीं हुआ। मतलब मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा नसीब नहीं हुआ जिसकी मैं कहानी लेकर आया हूं। तो हुआ क्या बेचारे के साथ में, अब वो ठहरा गाँव, अल्लाह की गाय जिसको हम कह सकते हैं। अभी अल्लाह की गाय जो होता है ना माँ बाप का, वो अपने दोस्तों के बीच में बड़ा ही बेवकूफ किस्म का लड़का होता है। अब दूसरा शब्द तो यूज कर नहीं सकता क्योंकि मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं, लेकिन उसे समझ लो कि वो बेवकूफ के ऊपर वाला वर्जन जो हम दोस्त लोग आपस में एक दूसरे को बोलते हैं वो है वो। तो अब मजे की बात क्या है? मजे की बात इसमें यह है कि वो बेचारा इसी कश्मकश में जीता रहता है कि यार माँ बाप का सगा तो बन गया, अब जिनके साथ पूरे दिन भर बैठा रहता हूं उनका सगा कब बनूं? तो उनका सगा बनने के लिए वो एक मन घड़त कहानी सुना डालता है। और कहानी क्या है? कहानी वही पुरानी घिसी पिटी लव स्टोरी। एक लड़की मुझे प्यार करती है, उस लड़की से मैं प्यार करता हूं, और वो लड़की मुझसे निहायत ही ज्यादा खूबसूरत है यार। मतलब मेरी औकात, मेरी शक्ल सब देख लो, और उसकी औकात, उसकी शक्ल और उसका पैकेज देख लो, सब आगे, पर वो मेरे नसीब में। अच्छा ये बात वो भाई साहब जब सुना रहे थे अपने दोस्तों को, तो यकीन मानना वो उस टाइम सुना रहे थे जब वो सारे के सारे एक स्पेशल शरबत पी रहे थे। ये स्पेशल शरबत जो है ये हम लोग अक्सर रात में पीते हैं, क्योंकि यह फैमिली माहौल है इसलिए मैं शरबत का इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी समझने वाले समझ गए होंगे क्या बात कर रहा हूं। तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि हमारे जो ऐसे दोस्त होते हैं ना, इमोशनल दोस्त, और शरबत पी के तो और इमोशनल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि तू बता भाई, तो आज तू बता तेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में। अब दोस्त बेचारा घबरा गया, उसने चिंगारी तो लगाई थी लेकिन उसे पता नहीं बुझानी कैसे। उसने कहा यार भाई प्रॉब्लम यह है कि उसकी और मेरी जो रिलीजन है ना, जो जात है वो अलग अलग है। दोस्तों का माथा टनक गया। उन्होंने कहा यार तू कैसी बात सोच रहा है, आज के जमाने का लड़का है तू, हम तेरे साथ खड़े, तू चल दिल्ली, हम चढ़ाई करेंगे दिल्ली पे, उसके घर पे जाके बात करेंगे। अब दोस्त को तो पता था कि लड़की तो है ही नहीं, तो बात कहां करवाऊंगा, दिल्ली तो ले जाऊंगा लेकिन घर किसका दिखवाऊंगा। कोई बात नहीं, उसने फिर उनको समझाया बुझाया, बोला यारो पहले मुझे मेरे हिसाब से अपनी पैरवी कर लेने दो, जब मुझसे बिल्कुल बात नहीं बनेगी तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अबे बिना तुम्हारे मैं कैसे घोड़ी पे चढ़ जाऊंगा। बस उसकी ये बात सुन के दोस्त लोग थोड़े से ठंडे हुए, थोड़े शांत हुए। उन्होंने कहा कि भाई तो अपने आप को इस गम में अकेला मत समझना, हम में से अगर किसी की मोहब्बत सक्सेसफुल होगी तो वो सिर्फ होगी तेरी, नहीं तो किसी की भी नहीं।
बेचारे का दिमाग ठनक गया, उसने कहा यार मोहब्बत तो थी नहीं, अब पूरी कैसे होगी। चलो कोई बात नहीं। बीते दिन, कुछ महीने, अचानक से दोस्त लोगों की आपस में फिर से एक महफिल लगी, लेकिन इस बार वो पापाओं की तरफ से आई हुई महफिल थी। पापा के किसी दोस्त के बेटे की शादी का फंक्शन था, जहां पे ये सारे दोस्त निकम्मे फिर से इकट्ठा होकर आंख पड़े हुए। अब मेरे दोस्त के मजबूरी क्या थी, वो उन बेचारों के सामने अपने माता पिता को लेके जा नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले से भरे बैठे हैं कि हमें अपने भाई की शादी करवानी है, उसकी पसंद की लड़की से करवानी है। लेकिन मजे की बात तो ये कि भाई की कोई शादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो लड़की है ही नहीं, वो तो मन गढ़ंत कहानी है, तो कहानी से शादी तो कर नहीं सकता। अब इसी उलझन में माँ बाप के सामने अचानक उसका भांडा फूट गया। अब फूट गया तो फूट गया। 20 साल का लड़का, समझो आप कि जब आपको 10 साल की तरह पिटाई हो आपकी घर पे जाके, 10 साल के बच्चे की तरह आपको सुनवाई हो आपकी, तो कैसा लगेगा। वही हाल हुआ उसका दोस्तों, वही हाल हुआ उस बेचारे को। उसके घर पे ये भांडा फूटने के बाद कि उसको एक लड़की पसंद आती है जो उसकी कम्युनिटी की नहीं है, उसकी रिलीजन की नहीं है, उसने हिम्मत कैसे दिखा दी मोहब्बत करने की। अब माँ बाप से अगर वो ये बोले कि माँ ये झूठ है, पिताजी ये झूठ है, तो मारे जूते और मारे चप्पल के, तो फिर वो भागता फिरे इधर से उधर। इसलिए उसने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ मुझसे पाप हो गया, अब आप बताओ क्या करना है, मैं जो आप बोलोगे वो मैं कर लूंगा। मतलब जो पाप उसने किया ही नहीं, उसने कबूल कर लिया, कि जिससे माँ बाप को और शौक ना लगे कि साला इतनी कहानियां बनाता कहां से। हमने एक समझदार लड़का पैदा किया था, एक आम सा लड़का पैदा किया था जो आम सी जिंदगी जिएगा, लेकिन ये साला तो रोज नई नई कहानियां बना रहा है, पता नहीं दफ्तर में काम कैसे करता होगा। इसलिए उसने इस गुनाह को कबूल कर लिया। गुनाह तो कबूल करा, लेकिन उसके साथ एक ऐलान भी जारी हो गया घर वालों की तरफ से। और क्या ऐलान था कि भाई साहब 3 महीने के अंदर मेरे भाई तुझे मेरी राखी का वास्ता, ये माँ का डायलॉग है अपने भाई को, कि मेरे भाई तुझे मेरी राखी का वास्ता, इस लड़के की शादी 3 महीने में करानी ही है। तू जो भी लड़की हो अपनी कम्युनिटी की, तू बस निकाल के ला, हम इसके साथ फेरे करवा के ही रहेंगे। अभी लड़का बेचारा नर्वस, डरा हुआ, कंपैटिबिलिटी का शब्द भी भूल गया। क्या मायने होते कंपैटिबिलिटी के, अब पूरे वाक्य बदल गए उसके तो। चलो कोई बात नहीं, उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े, माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी करी, और हाथ जोड़ते हुए उसने एक ही बात कही, हे प्रभु तुमने मेरी शादी तो उस लड़की से करवा दी जिसको मेरे माँ बाप ने पसंद किया, कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना कि ये लड़की मेरे घर में आके क्लेश ना मचाए, और जो इसने क्लेश मचाए तो फिर तुमसे मेरी बनेगी नहीं, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। अब माँ बाप से लड़ोगे तो फिर भगवान से कैसे बचोगे, इसलिए उसने भगवान से लड़ाई कर ली माँ बाप को बचाने के लिए। खैर बात आगे बढ़ी, शादी हुई लड़के की, लड़का भी खुश। शादी करके अक्सर क्या होता है, लड़के तो वो खुश हो जाते हैं। जब आपकी जिस दिन शादी हो रही होती है ना, उस दिन आप खुश होते हो, चाहे उस दोस्त का माहौल हो, चाहे आपका खुद का अपना माहौल हो, लेकिन आप खुश होते हो कि आज मेरी शादी है, आज मैं स्पेशल आदमी हूं, क्योंकि सब आपको पूछ रहे हैं, सब आपका ख्याल रख रहे हैं। जो छोटे भाई आपके ऊपर चढ़ के जाते थे, वो आज आपको पूछ रहे भैया पानी पियोगे क्या। जो मौसा, जो ताऊ, जो फूफा, जो जीजा कभी आपको भाव नहीं देता था, वो आपको आके पूछता बेटा सो जाओ, तुम्हें रात भर जगना है, काम मत करो बेटा तुम आज। ये आपके ठाड़ जिस दिन होते हैं ना, उस दिन आपको सब चीजें पराई लगती हैं, यही चीज अच्छी लगती है। शादी हो गई, शादी होकर लड़का लड़की को घर लेकर आया, लेकिन ट्रेजेडी के साथ हुआ। आते ही बेचारे की स्टार्टअप कंपनी डूब गई, नौकरी से हाथ धो बैठा। किस्मत वाला था, नौकरी मिल गई, लेकिन ज्यादा अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी मदर को कैंसर हो गया, फादर बेचारे न्यूरो के बीमार हो गए। और इस सब बीच में उसने अचानक ये सोचना शुरू कर दिया कि यार मेरी नौकरी का जाना, मेरे माँ बाप का अचानक बीमार पड़ जाना, ये सब क्या है। ये सब है कि मैंने एक लड़की को बगैर सोचे, बगैर जाने, बगैर मिले शादी कर ली। उसी का नतीजा है कि आज कुंडली तो बात की बात है, मेरा भाग्य नहीं मिल रहा इस लड़की से। आज उसकी हर छोटी से छोटी गलती उसको बड़ी नजर आती है, उसकी हर बचकानी हरकत उसको गंवारपना नजर आता है। वो उसे इतना कोसना चाहता है, लेकिन कोस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप की पसंद की है। जो कोसेगा अगर माँ बाप के सामने, तो माँ बाप को भी बुरा लगेगा। तो उस बात का ख्याल रखते हुए उसे सिखाने की कोशिश करता है। सिखाना इस अंदाज में कि उसे उसकी बेइज्जती फील हो, सिखाना इस अंदाज में कि उसे हर वक्त ये लगे कि वो एक छोटी ही है, एक छोटी जगह से आई है, एक छोटे घर से आई है। लेकिन वो ये भूल रहा था कि वो जो छोटी घर से, छोटे शहर से आती है, वो आज तेरे घर में जुड़ के तुझे बड़ा बनाती है। वो बात कर रहा था उसे सिखाने की, पर वो खुद भूल रहा था
कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है। वक्त बीतता गया, दिन बीतते गए, नौकरी में उसके स्ट्रगल्स का उसने अपने पारिवारिक जीवन पर असर दिखाना शुरू कर दिया। बात बेबात हर बात पे उसका रूठना रहा। वो अपनी बीवी की किसी बात से खुश नहीं होता, चाहे उसका जला हुआ पोहा हो, चाहे उसकी जली हुई रोटी हो, वो हर वक्त शिकायत करता। वो दोस्तों को व्हाट्सएप पर डालता, स्लोगन भेजता, अलग अलग से मैसेज बना के भेजता कि भाई जिंदगी में कभी भी कुछ भी करना लेकिन शादी मत करना। वो एक शादी के शब्द से डर चुका था, महसूस कर चुका था कि ये चीज अगर आपके अपने हिसाब से नहीं हुई ना तो आपने कुछ हासिल नहीं किया। खैर, इसके बाद आता है कहानी का अगला मोड़। कहानी के अगले मोड़ में यह है कि वो भाई साहब जो हैं मेरे दोस्त, उनके साथ दिक्कत ये हुई कि उनकी जो नई नई नौकरी थी उसमें भी उनको हाथ धोना पड़ गया। अब इस हाथ धोने के चक्कर में आदमी करे तो करे क्या। देखो बैचलर लाइफ में क्या होता है ना दोस्त, कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग जिस तरह से आपने मंच पे बोला कि भाई मैं एक पैकेज छोड़कर बैठा हूं, बोल सकते हैं, पर शादी के बाद नहीं बोल सकते। शादी के बाद बोलने की ना हिम्मत भी नहीं होती कि मैं पैकेज छोड़ के आ रहा हूं, कल से मैं ना अपना समोसा बेचूंगा। अगर आपने ये भी बोल दिया ना कि मैं समोसा ही बेचूंगा, तो वो समोसा तो बाद में आएगा, पहले कढ़ाई आपके मुंह पर आएगी। ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अरे हिम्मत ही नहीं आती यार कभी कभी तो अब वापस अपनी हिम्मत जुटाता हूं। और मतलब कहानी में थोड़ा सा ये हुआ ऐसा उसके साथ कि जब दूसरी नौकरी जाती है तो वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है। और ये डिप्रेशन बहुत हैवी होता है। आपके पास जॉब ना हो और आपके पास आपकी बीवी हो, आपके पास आपके माँ बाप हो, वो वक्त किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पर उस बेचारे के साथ होता है। वो बेचारा स्ट्रगल में जीता है। कब तक अपने आप को बचाएगा, कब तक अपने आप को समझाएगा कि आज नहीं कल कोई ना कोई मेरे को नौकरी में दे ही देगा, आज नहीं तो कल मेरा ये पैकेज लग ही जाएगा, आज इस शहर में नहीं तो उस शहर में तो मैं चला ही जाऊंगा। लेकिन क्या करें, कैसे अपने आप को समझाए कि ये सब मेरे अकेले के दम से नहीं हुआ, ये किसी के मेरी जिंदगी में यूं तरह से आ जाना, इस तरह से आ जाना कि वो ना मेरे को जानती थी, ना मैं उसको जानता था, ना उसकी कुंडली मुझसे मिलती थी, ना मेरी उससे कुंडली मिलती थी, ना मेरी उससे बात होती थी, और ये सब उसी का ठीक रहा है, ये सब उसी ने किया है। मेरे दोस्त के सारे जोड़ तोड़ में सारी गलती उसकी बीवी की ही थी। उसके साथ जिंदगी में जितना बुरा हो रहा है वो सब उसका किया धरा है। बेशक उसने हाथ नहीं लगाया, बेशक उसने उसकी मां का सर नहीं दबाया, लेकिन वो सब बीमारियां जो उसके माँ बाप को हो रही हैं, वो सब परेशानियां जो उसकी नौकरी में आ रही हैं, वो सब की सब उसकी बीवी ने करवाया। ये वो मान चुका था, ये वो मान चुका था कि उसकी बीवी सिर्फ उसकी जिंदगी में एक काला अध्याय बनकर आई है, और इस काले अध्याय को खत्म करने की उसने ठान ली थी। अब उसने ये ठाना कि बेशक इस जिंदगी में गम बहुत है, और मैं अपने माँ बाप का वो नालायक लड़का निकला कि जो उनकी बुढ़ापे में उनका साथ छोड़ने को तैयार खड़ा। और बात जब मैं ये कर रहा हूं तो उसने उस वक्त ये सोचा था कि मैं अपनी जीवन की रेखा ही खत्म कर देता हूं, ना मेरी बांस रहेगी ना मेरी बांसुरी बजेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो किसको क्लेश दिखाऊंगा, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो किसको परेशानी दिखाऊंगा, और क्या रोके दिखाऊंगा। ये बात सोच के उसने एक बात ये भी सोची कि यार देखो मरना तो है, ये तो पक्का है, लेकिन मरूंगा घर में नहीं, मरूंगा कहीं शहर के बाहर, कि ताकि मेरी बॉडी को मेरे घर तक कोई ला ना पाए, मुझे लावारिस समझ के मुझे दफना दिया जाए या बुझा दिया जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी को देख के मेरे माँ बाप रोएं, बिखलें, तरसे मुझे उठाने के लिए, और मैं ना उठ पाऊं। वो दर्द मैं उनके अंदर देखना नहीं चाहता। लड़के ने एक इतवार ये प्रोग्राम पक्का कर लिया कि आज के दिन मैं अपनी जीवन की रेखा को समाप्त करता हूं। वो चल पड़ा शहर के बाहर, एक सुसाइड पॉइंट के पास आया, और सुसाइड पॉइंट के पास आके देखा क्या, बहुत भीड़ भड़कता है। यंग कपल्स फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, मोहब्बत दिखा रहे हैं। उन्हें बेवकूफ कह के उसने अपनी गाड़ी में वापस बैठा और फिर आगे बढ़ गया, ये सोचकर कि कोई ऐसा पॉइंट पकड़ता हूं जहां कोई ना आता हो, कोई ना देखता हो मुझे, और वहां जाके अपनी मौत कबूल करता हूं। उसने ये बात पक्की कर रखी थी, उसने अपनी गाड़ी आगे चलानी शुरू कर दी थी। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, अगर हमारी जिंदगी में हमने अपने लिए कोई फैसला लिया है तो या तो वो एग्जाम का होता है या वो हमारी लाइफ के खत्म होने के बाद का होता है। और वही गलती वो कर रहा था, अपने लाइफ का एग्जाम दिए बगैर
वो पेपर छोड़ के जा रहा था, और इसीलिए शायद ऊपर वाले ने उसको एक एसएमएस भेजा। और वो एसएमएस क्या था कि जिस कंपनी के लिए आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, उस कंपनी ने आपका रिज्यूमे सिलेक्ट कर लिया है और पोजीशन आपकी भोपाल की ही रहेगी, आपके शहर की रहेगी। तो कल आपका 10 बजे इंटरव्यू है, टाइम पे आइएगा। ये मैसेज देखकर वो लड़का रुक गया। मेरा दोस्त ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये अचानक क्या हुआ, ये जो मेरी लाइफ में इतना सब घट रहा था, जो इतना सब नेगेटिव आ रहा था, ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ क्यों, किया किसने। अचानक उसको बात याद आई कि आज इतवार के दिन उसने अपनी बीवी से सुना था कि यूं अकेले बैठे बैठे तो तुम चाय पीते हो, तुम्हें लगता है कि तुम मम्मी क्या सोचती होगी मेरे बारे में, कि मेरे वजह से तुम आज अपने लड़के से दूर हो गए हो, अपने बेटे से दूर हो गए हो, अपनी मां से दूर हो गए हो। तुमने सोचा है कि पिताजी क्या बोलते होंगे कि लड़का यूं घर में बैठा रहता है कोने में एक तरफ में अपनी बीवी के कमरे में। जो लड़का पहले हमारे बीच में रहता था, जो लड़का पहले हमारे साथ बात करता था, आज वो हमसे बात नहीं करता। क्यों? मेरी वजह से। आज उस लड़के को अचानक से रियलाइज होने लग गया कि यार वो लड़की अपनी तरफ से सब कुछ तो कर रही है, वो मेरे घर को अपना घर बना रही है, वो मेरे माता पिता को अपना माता पिता ना सिर्फ कहती है बल्कि मानती भी है। तो मैं उससे इतना रश क्यों खा रहा हूं, मैं उससे इतना जलन क्यों कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं नौकरी चला गया, सिर्फ इसलिए कि वो बीमार हो गए। क्या यही मेरे नसीब में था? नहीं। मेरी मां को कैंसर हुआ है, वो उसका इलाज करेगी। मेरे पिता को एक बीमारी हुई है, वो उसका इलाज करेंगे। हम हारे तो नहीं है, हमने अभी अपनी लाइफ का डिसीजन तो नहीं दे दिया। उस वक्त, उस दिन, उस घड़ी वो अपने कंपैटिबिलिटी के टेस्ट में जरूर फेल हुआ था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के टेस्ट को पास करने की राह पकड़ ली थी। उसने अपनी राह को वापस गाड़ी को घुमाकर अपने शहर की तरफ, अपने घर की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ता हुआ वो वापस गया, अपने माँ बाप के पैर वापस से छुए जैसे वो बचपन में छूता रहा, और उनसे कहा कि आज मैं कुछ एक गलत करने जा रहा था, वो नहीं हुआ, नसीब से, मेरे कर्म से, आपके और किसी की मोहब्बत से। और इस तरह से उसने अपनी कहानी को एक नया आयाम दिया, और आज वो नौजवान एक बड़ी सी कंपनी में बड़ा सा रीजनल मैनेजर बन के आगे पहुंच गया। थैंक यू। बहुत